वेलकम यू ऑल टू अबव। इस लेक्चर में हम कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में पेपर 3 मेंस में जो एनालिटिकल का पोर्शन है उसमें टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट इसके रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एक ना एक आते हैं। उसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज टी टेस्ट एंड व्हाट इज एफ टेस्ट एंड हाउ कैन वी अप्लाई दिस टेस्ट टू कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ज्यादातर केस में 2 एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दिए जाते हैं और उसमें टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। तो उसके पहले हम एक बार कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, व्हाट इज वेरिएंस और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, इसका एक क्विक रिवीजन कर देते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट ने या रिसर्चर ने या फिर साइंटिस्ट ने मेथड ए से एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उसमें उनको 7 डेटा पॉइंट्स मिला। ठीक है, 7 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया है मतलब 7 डेटा पॉइंट्स जनरेट हुआ है। वैसे ही मेथड बी से और एक बार उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया और उसमें भी 7 डेटा पॉइंट्स हमको मिला है। सो सबसे पहले मेथड ए में जो 7 डेटा पॉइंट्स हमको ऑब्टेन हुआ है उसका मीन क्या होगा। इन मेथड ए मीन अगर x1 बार इस तरीके से हम एज्यूम करते हैं तो वो होगा समेशन ऑफ xi, यानी कि इन 7 डेटा पॉइंट्स का समेशन डिवाइडेड बाय n नंबर 7। तो इसका आंसर आएगा, आप देखिएगा 32.04। आप खुद एक बार करके देखना। वैसे ही मेथड बी से जब हम परफॉर्म किए हैं तब भी हमारे पास एक मीन आना चाहिए, वहां पे भी डेटा पॉइंट था 7। इसका सब डेटा पॉइंट्स का समेशन करके अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मीन आएगा 31.78। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो हम बोलते हैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सपोज आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आया मेथड ए से, और दूसरा भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मेथड बी से, उसमें भी आपको n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स मिला। लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था उसका n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स थोड़ा स्प्रेडेड था, तो उसका जो मीन आएगा उस मीन से दोनों तरफ का स्प्रेड के तरफ अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ये रहेगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन इन केस ऑफ मेथड बी वो जो डेटा पॉइंट्स आया था सेम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, उसका स्प्रेड कम था, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन 2। ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के लिए है, ये भी n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के लिए है, लेकिन ये दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन आपस में इक्वल नहीं है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन फिजिकली सिग्निफाई करता है स्प्रेड ऑफ डेटा पॉइंट्स फ्रॉम मीन पोजीशन या फिर फ्रॉम मीन। ठीक है, ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस जानने के बाद भी हमें क्या जानना होगा, फॉर्मूला जानना होगा। फॉर्मूला क्या है इसका, xi माइनस x बार होल स्क्वायर, इसका समेशन डिवाइडेड बाय n-1, और ये जो पूरा क्वांटिटी है, पूरा फिगर है, ये रूट ओवर के अंदर रहेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है xi माइनस x बार, इसको आप x बार माइनस xi करके भी लिख सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। सपोज अगर आपके पास 2 डेटा पॉइंट है 2 और 4, तो इसका मीन क्या होगा, इसका मीन होगा 3। तो 2 माइनस 3 करके इसका स्क्वायर करो या फिर 3 माइनस 2 करके इसका स्क्वायर करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली 4 माइनस 3 करके इसका स्क्वायर करो या फिर 3 माइनस 4 करके इसका स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इन दो डेटा पॉइंट्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। n है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, यहाँ पे 2 डेटा पॉइंट है, सो 2 माइनस 1, और ये पूरा क्वांटिटी रूट ओवर के अंदर। तो आंसर क्या आएगा, रूट ओवर 2 या फिर 1.414। ये होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए कि नीचे डिनोमिनेटर में n-1 क्यों है, n क्यों नहीं है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि अगर स्मॉल नंबर ऑफ डेटा आपके पास है देन हम यूज करेंगे n-1, और स्मॉल नंबर ऑफ डेटा हम किसको बोलेंगे, जनरली लेस देन इक्वल्स टू 30 डेटा पॉइंट्स, इसको हम स्मॉल मान के चलेंगे और तब हम डिनोमिनेटर में n-1 को रखेंगे। लेकिन अगर 30 से ज्यादा डेटा पॉइंट हो गया तब हम नीचे सिर्फ n रखेंगे n-1 की जगह।
तो इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि n-1 क्यों यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x y z तीनों एक्सिस है और आपको बोला जाता है इन तीनों को ड्रॉ करो, तो आप पहले क्या करोगे, x एक्सिस को ड्रॉ करोगे। x एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस है, तो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। सपोज ये रहा आपका x एक्सिस। उसके बाद y एक्सिस को आपको ड्रॉ करना होगा किस पोजीशन में, परपेंडिकुलर पोजीशन में। तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सर्कल आप इमेजिन कीजिए। सर्कल क्यों, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आप 3D में इसको इमेजिन कीजिए। ये जो सर्कल है ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल है और इस सर्कल के ठीक बीचों बीच से आप 90 डिग्री एंगल, x एक्सिस के 90 डिग्री एंगल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ y एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो x एक्सिस को भी आप इनफाइनाइट नंबर तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, y एक्सिस को भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। सपोज हमने y एक्सिस ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, हमने y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब आपके पास z एक्सिस जो बचा है उसको ड्रॉ करने के लिए भी आपको परपेंडिकुलर ये कंडीशन फुलफिल करना होगा, लेकिन z एक्सिस का पोजीशन अब क्या हो गया, अब हो गया ये प्री डिटरमाइंड। मतलब ऐसा नहीं है कि z एक्सिस को आप कहीं पे भी ड्रॉ कर पाओगे। z एक्सिस को अगर 90 डिग्री में रखना है तो इसको सिर्फ इसी तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, एक ही पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड। अब अगर आपके पास 3 एक्सिस था ड्रॉ करने के लिए, उनमें से 2 एक्सिस को आप फ्रीली ड्रॉ कर पा रहे थे, लेकिन थर्ड एक्सिस जो है उसको आप फ्रीली ड्रॉ नहीं कर पाए। इसका मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 3 एक्सिस के लिए 2, दैट इज n-1 और 3-1। सिमिलरली यहाँ पे भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का जो कंसेप्शन है वो काम में आता है, एंड दैट इज वाई स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में आप हमेशा ध्यान रखना नीचे n-1 होगा अगर सैंपल साइज यानी कि डेटा साइज लेस देन इक्वल्स टू 30 हो तो। नाउ लेट्स कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मेथड ए एंड फ्रॉम मेथड बी। मेथड ए में स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आना चाहिए 0.162 और मेथड 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आएगा 0.107। ये आप करके देखिएगा, एक बार चेक करके देखिएगा। देन हम आते हैं वेरिएंस में कि व्हाट इज वेरिएंस। वेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आपने स्क्वायर कर दिया दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। तो वेरिएंस फॉर मेथड ऑन क्या होगा, 0.162 को आप स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 0.0262। सिमिलरली मेथड 2 में वेरिएंस कितना आएगा, 0.107 को आप स्क्वायर कर दो, यू विल गेट 0.0114। तो वेरिएंस ये हो गया। नेक्स्ट कंसेप्शन है अबाउट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को याद रखने के लिए आप बस ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय जो मीन आता है, दैट्स ऑल, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो इन द मेथड 1 रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था, यहाँ पे S1 आया था 0.167, राइट। सो इसको अगर मीन से हम डिवाइड करें, इसका मीन कितना था, अगर आप देखोगे 32.04 इसका मीन था। सो RSD यानी कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 5.06 इंटू 10⁻³ सिमिलरली इन केस ऑफ सेकेंड रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन S2 बाई x बार इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.107 आई गेस, और नीचे इसका मीन था 31.78। तो ये आएगा आपका 3.37 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट कंसेप्शन आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज नथिंग बट RSD को, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप परसेंटेज कर दो तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दो तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको मिल जाएगा। सो मेथड 1 में, मेथड 1 से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना मिलेगा, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने निकाला था 5.06 इंटू 10⁻³ इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 0.506। सिमिलरली मेथड बी से जो डेटा पॉइंट हमको मिला था उसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 3.37 इंटू 10⁻³ तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 0.337 हो गया। तो हमने एक बार क्विकली रिवीजन दे दिया, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, ये हमारा हो गया। नाउ वी विल
कंसेंट्रेट ऑन इफ टेस्ट एंड टी टेस्ट। ठीक है, इफ टेस्ट और टी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इसीलिए मैं एकदम शुरुआत से आपको मेथड ए एंड मेथड बी इन दोनों मेथड के बारे में बात कर रहा हूं, ताकि उसी सेम डेटा पॉइंट को हम इफ टेस्ट और टी टेस्ट में यूज कर पाए। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा यानी कि दो एक्सपेरिमेंटल मेथड आपके पास है, उन दोनों में कंपेयर करने के लिए इफ टेस्ट और टी टेस्ट को यूज किया जाता है। अब किस केस में आप इफ टेस्ट को यूज करोगे और कौन से केस में आप टी टेस्ट को यूज करोगे? जैसे कि हमारे पास मेथड ए में है 7 डेटा पॉइंट्स एंड मेथड बी में है ऑल्सो 7 डेटा पॉइंट्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि कंपेयर द प्रिसिशन ऑफ रिजल्ट्स बिटवीन टू मेथड्स, तब आप यूज करोगे इफ टेस्ट। इफ टेस्ट का सिग्निफिकेंस है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं दोनों तरफ, दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम पूल से वो बिलोंग करता है कि नहीं, वो जानना इफ टेस्ट का काम है। और सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेथड बेटर है, कंपेयर द मेथड्स, टी टेस्ट तब आप परफॉर्म करोगे। इसका मतलब ही है जानना कि विच टेस्ट इज बेटर, विच एक्सपेरिमेंट इज बेटर देन द अदर। अब थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बताऊंगा अबाउट प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, क्योंकि ये हर जगह पे काम में आता है। प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या है? सपोज आपके पास एक ट्रू वैल्यू है 10, तो इस ट्रू वैल्यू के पास पहुंचने के लिए आपने दो एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट किया सपोज मेथड ए से, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया मेथड बी से। मेथड ए में आपको 5 डेटा पॉइंट मिला, मेथड बी में भी आपको 5 डेटा पॉइंट मिला। अब आप देखिए गौर से, मेथड ए में जो 5 डेटा पॉइंट आपको मिला है वो सब क्या है? एक दूसरे के आसपास है। यानी कि अगर ये है 9.9 तो ये होगा 10.1, ये होगा 9.91, ये होगा 10.02। तो ऐसे अगर डेटा पॉइंट्स को आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, अगर आप इन नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो डेटा पॉइंट सब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तब हम उसको बोलते हैं गुड प्रिसिशन। और ये आप ध्यान में रखना कि प्रिसिशन इसका मतलब ही है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, प्रिसिशन और एक्यूरेसी में कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए ये आप ध्यान में रखिएगा कि प्रिसिशन मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी। एक एक्सपेरिमेंट में अगर आप 1000 बार एक्सपेरिमेंट करो तो वो 1000 डेटा पॉइंट अगर एक दूसरे के बहुत नजदीक रहे तो उसका मतलब आपका प्रिसिशन क्या है? बहुत ही बेहतर है। और एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी मतलब ये जो 5 डेटा पॉइंट्स है हमारे पास 9.9, 10.1, ये जो 5 डेटा पॉइंट्स है वो आप देखो कि ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। ठीक है, तो एक्यूरेसी को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्यूरेसी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ट्रू वैल्यू। अगर डिस्टेंस फ्रॉम ट्रू वैल्यू बहुत ही नजदीक हो तो हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी इज गुड। जैसे कि फर्स्ट केस में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ए में इन दिस पर्टिकुलर केस प्रिसिशन भी क्या है? गुड है। इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड ए एक्यूरेसी भी गुड है और प्रिसिशन भी गुड है। लेकिन आप मेथड बी के तरफ एक बार देखो। मेथड बी में आपके पास जो 5 डेटा पॉइंट है वो 5 डेटा पॉइंट एक दूसरे के बहुत नजदीक है। ठीक है, लाइक दिस। तो इसका हम कह सकते हैं कि प्रिसिशन इज गुड, लेकिन ये जो डेटा पॉइंट है ये ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। मतलब ये अगर हम ड्रॉ करेंगे इसका डेटा पॉइंट्स, तो ये रहेगा आपका डेटा पॉइंट्स जो कि प्रिसाइज है एक दूसरे के साथ, लेकिन एक्यूरेसी से काफी दूर है। ये आपका रहा 10, ये डेटा पॉइंट से ये काफी दूर है। तो इसका एक्यूरेसी क्या होगा? एक्यूरेसी होगा वेरी बैड। और ये आपको बताने की वजह ये है कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि दोनों एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रिसिशन को कंपेयर करो, तो आप इफ टेस्ट परफॉर्म करोगे। ये आप ध्यान में रखिएगा कि प्रिसिशन के लिए होता है इफ टेस्ट। अब हम सीधा सीधा आ जाते हैं कि इफ टेस्ट कैसे आप परफॉर्म करोगे, उसके बाद हम टी टेस्ट में जाएंगे। तो मेथड ए में आपके पास 7 डेटा पॉइंट है और मेथड बी में भी आपके पास 7 डेटा पॉइंट्स है। तो शुरुआत से मैं यही दोनों मेथड के जो 7 डेटा पॉइंट है उनको लेके आगे चल रहा हूं। तो हमारे पास ऑलरेडी ये कुछ वैल्यू कैलकुलेटेड है। S1 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कैलकुलेटेड है, S2 का वैल्यू कैलकुलेटेड है और वेरिएंस का भी वैल्यू कैलकुलेटेड है। अब हम देखेंगे कि इफ टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। इफ वैल्यू इक्वल्स टू
एस एल स्क्वायर बाई एस एस स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि एल क्या है। एस एल है लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन, जिस स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और एस एस क्या है? एस एस इज स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीज आप बहुत ध्यान में रखना कि आपने जब एग्जाम हॉल में कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो वहां पे आप खुद से S1 और S2 ऐसे नाम दोगे। S1 इज फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड ए, S2 इज फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड बी, ऐसे करके। लेकिन जब आप एफ वैल्यू कैलकुलेट करोगे उस समय जो लार्ज होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको आप S1 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है जब हम इसको न्यू वन और न्यू टू से कंपेयर करेंगे। न्यू वन न्यू टू क्या है? दिस इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को न्यू वन न्यू टू बोला जाता है। ये आपको मिलेगा एफ टेस्ट के टेबल में और टी टेस्ट के टेबल में भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में आते हैं। तो आप बस ध्यान में रखना कि जो लार्जर स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उसके सफिक्स में S1 कर दीजिएगा, और जो स्मॉलर स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उसको S2 करके डिनोट कीजिएगा। अब हम f को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? f विल बी इक्वल्स टू एस एल स्क्वायर बाई एस एस स्क्वायर। हमारे केस में हम लोग लकी है क्योंकि यहाँ पे जो S1 है और S2 है उनमें से S1 का वैल्यू है 0.162 और S2 का वैल्यू है 0.107। तो ऑलरेडी यहाँ पे S1 इज ग्रेटर देन S2, तो हमें यहाँ पे S1 S2 नाम को बदलना नहीं पड़ेगा। और S1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 0.0262। इसको हम ऊपर बिठाएंगे और नीचे S2 स्क्वायर का वैल्यू है 0.0114। सो न्यूमरेटर में जाएगा 0.0262 और डिनोमिनेटर में जाएगा 0.0114। आंसर कितना आएगा? 2.30। यह आएगा आपका इफ कैलकुलेटेड। आपने खुद से कैलकुलेटेड किया है तो दिस इज इफ कैलकुलेटेड 2.30। ये आप ध्यान में रखना। ये आप ऐसे करके लिखना इफ कैलकुलेटेड करके, और साथ में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेथड ए में नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितना था, मेथड बी में नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितना था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मेथड ए में नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 7 था और मेथड बी में भी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 7 था। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना कितना था? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं? n-1 ऐसे करके निकालते हैं। सो मेथड ए में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6, और मेथड बी में भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम कैलकुलेटेड एफ वैल्यू को क्रिटिकल एफ वैल्यू से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कंपेयर एफ कैलकुलेटेड विथ एफ क्रिटिकल। इसको बहुत कुछ बोला जाता है, एफ क्रिटिकल भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप अपने सुविधा के लिए एफ टेबल भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप एफ टैब्यूलेटेड भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ? एफ कैलकुलेटेड के साथ। अब आप टेबल देखो, ये है आपका एफ टेबल। यहाँ पे जो phi 2 एंड phi 1 आपको दिख रहा है दैट इज नथिंग बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको आप न्यू 1 एंड न्यू 2 से भी लिख सकते हो। phi 1 इज इक्विवेलेंट टू न्यू 1 एंड न्यू 2 इज इक्विवेलेंट टू phi 2। बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है, मैंने जो कहा था कि 1 आप जिसको असाइन करोगे 1 नंबर, वो होना चाहिए कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन लार्जर था। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका लार्जर है उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी कि न्यू 1 होना चाहिए रो वाइज, ठीक है, इस तरफ। और जिसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम phi 2 या न्यू 2 से आप डिनोट करोगे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए स्मॉलर, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहाँ जाएगा? कॉलम वाइज जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास दोनों सीरीज का ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 एंड 6 है। हमारे पास जो मेथड ए है उसका भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? 6, और जो मेथड बी है उसका भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 6। मेथड ए का एस था लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन, सो ये होगा इसका न्यू 1 और न्यू 2 होगा मेथड बी का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब 6 एंड 6 को आप कैसे देखोगे? फर्स्ट आप देखो 6 कहाँ पे है? रो में यहाँ पे है 6, तो 6 के रिगार्डिंग जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम एक चेन में कर देते हैं। 6 के रिगार्डिंग जो वैल्यू है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब कॉलम में कहाँ पे देखो 6 है? कॉलम में यहाँ पे 6 है, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी वैल्यूज है उसको हम ऐसे करके एक बॉक्स में कर देंगे। अब आप देखना दोनों क्रॉस कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे इस बॉक्स पे दोनों क्रॉस हुए हैं,
तो इस बॉक्स में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यहाँ पे 3 वैल्यू है, 3.05, इस बॉक्स को आप देखिए, 3.05, उसके नीचे 4.28, उसके नीचे 8.47। इन तीनों वैल्यू में कौन सा वैल्यू आप चूज करोगे? टाइप के इफ टेस्ट एंड टी टेस्ट के क्वेश्चन में आपके पास या तो कॉन्फिडेंस लेवल इसका जिक्र किया हुआ होगा, या फिर आपको सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल ये आपको मेंशन किया हुआ होगा। ये दोनों क्या डिनोट करता है पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इफ टेस्ट के रिगार्डिंग जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है। पूरा गॉसियन कर्व नहीं, लेकिन गॉसियन टाइप का कर्व। अब यहाँ पे आप देखो दो जगह पे दो लिमिट है, यहाँ पे है एक लिमिट, इसको हम बोलेंगे इफ अपर लिमिट, या फिर इसको आप इफ राइट हैंड साइड लिमिट बोल सकते हो। और इस जगह पे आपको मिलेगा और एक कट जिसको हम बोलेंगे इफ लोअर लिमिट, या फिर इसको आप बोल सकते हो इफ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। और बीच का जो एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ये जो बाकी का एरिया है, बाकी का जितने भी एरिया है, इसको आप ऐसे डिनोट करो, बाकी का जितने भी एरिया है इसको आप बोलोगे एरिया ऑफ रिजेक्शन, एरिया ऑफ रिजेक्शन या फिर एरिया ऑफ फेल्योर। इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ। दिस इज योर एरिया ऑफ रिजेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में भी लिमिट के बाहर जो एरिया है, दिस इज योर एरिया ऑफ फेलियर और एरिया ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। तो जनरली हमारे पास जितने भी केस आता है, उस केस में लेफ्ट हैंड साइड एरिया को नहीं कंसीडर किया जाता, सिर्फ राइट हैंड साइड एरिया को कंसीडर किया जाता है। और इसी वैल्यू को इफ क्रिटिकल वैल्यू भी बोला जाता है, या फिर इफ टैब्यूलेटेड वैल्यू भी बोला जाता है, या फिर इफ टेबल वैल्यू भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका डेटा है 95% कॉन्फिडेंस में, मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस लिमिट है 95%, उसका मतलब उसका सिग्निफिकेंस लिमिट होगा, या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 100 माइनस 95% मतलब 5%, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो 0.05, और इसको डिनोट करोगे आप या तो अल्फा से या तो पी से। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, अल्फा मतलब प्रोबेबिलिटी, और दोनों ही डिनोट करते हैं सिग्निफिकेंस लिमिट को। तो आपको कॉन्फिडेंस लिमिट एंड सिग्निफिकेंट लिमिट दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में जरूर प्रोवाइड होगा, या तो कॉन्फिडेंस लिमिट या तो फिर सिग्निफिकेंस लिमिट। अब जब आप कंपेयर करोगे इफ टेबल को, कंपेयर करने के वक्त आपको देखना होगा कि ये जो 3 वैल्यू के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, उनमें से कौन सा वैल्यू आप लोगे। यहाँ पे सपोज क्वेश्चन में मेंशन है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट में आपका डेटा बिलोंग करता है, दोनों एक्सपेरिमेंट का डेटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अल्फा का वैल्यू या फिर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0.05। मैं और एक बार बता देता हूँ, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट मतलब प्रोबेबिलिटी है 5%। अब परसेंट को आप ऐसे लिख सकते हो 0.05, तो ये होगा आपका अल्फा का वैल्यू या फिर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एक बार प्रोबेबिलिटी लेवल दिया हुआ है, ये जो कॉलम है दिस इज प्रोबेबिलिटी लेवल आपको दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी लेवल है 0.05, तो आप कौन सा डेटा को लोगे? आप लोगे पर्टिकुलर इस डेटा को, ये जो 0.05 है इस डेटा को लोगे, और इस डेटा के रिगार्डिंग राइट हैंड साइड में 4.28, इस बॉक्स में जो है 4.28 इस डेटा को लोगे। तो आपके पास आ गया 4.28, ये वैल्यू आ गया। ये कौन सा वैल्यू है? इफ क्रिटिकल वैल्यू, या फिर इसको आप इफ टेबल वैल्यू बोल दो, इफ टैबुलेटेड वैल्यू या इफ टेबल वैल्यू। हमारे पास नॉर्मल इफ कैलकुलेटेड वैल्यू कितना निकला था? नॉर्मल इफ कैलकुलेटेड वैल्यू निकला था 2.30। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। आपका इफ कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.30, और आपका टेबल से जो टैबुलेटेड वैल्यू मिला है इफ टैबुलेटेड दैट इज 4.28। सो इफ कैलकुलेटेड इज लेस देन इफ टैबुलेटेड। तो इस ग्राफ को आप एक बार देखो, इस ग्राफ में ये है इफ टैबुलेटेड वैल्यू, इसके लेफ्ट हैंड साइड में
जितने भी वैल्यू है वो इफ टेबुलेटेड वैल्यू से कम है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस और एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब आपका दोनों जो मेथड से एक्सपेरिमेंट है, मेथड ए एंड मेथड बी, उन दोनों का प्रिसिशन इज वेरी गुड एंड क्लोज टू ईच अदर। इसको आप साइंटिफिकली कैसे लिखोगे, इसको आप साइंटिफिकली लिखोगे कि there is no significant there is no significant difference between method A and method B। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेथड ए एंड मेथड बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और इसका भी मैं वाइसी वर्सा बता देता हूं कि अगर इफ कैलकुलेटेड लेस देन इफ टेबुलेटेड है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का लेफ्ट हैंड साइड में ये बिलोंग करता है और ये है सक्सेसफुल रीजियन और एक्सेप्टेबल रीजियन, और राइट हैंड साइड वाला रीजियन क्या है, दिस इज फेलियर वाला रीजियन। तो ऑब्वियसली अगर आपका इफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इफ टेबुलेटेड, मतलब वो कौन से रीजन में बिलोंग करता है, राइट हैंड साइड वाला रीजन में। तो इफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इफ टेबुलेटेड अगर हो, दैट मीन्स देयर इज, यहाँ पे जैसे हमने लिखा था नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो ये नो नहीं होगा, तब लाइन होगा कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेथड ए एंड बी। मतलब आपके प्रोसेस में या फिर मेथड में कुछ गलती है, मेथड हैज सम बायस और एरर, ठीक है। ऐसे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके बाद ये जो टेबल है वो टी टेस्ट का है, तो पहले हम एक बार टी टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन में आएंगे। हमारे पास जो डेटा पॉइंट था मेथड ए एंड मेथड बी का, इन दोनों मेथड से मैं कोई एक मेथड पर्टिकुलरली चूज करता हूँ, ठीक है। सपोज मेथड ए को मैं चूज करता हूँ, मेथड ए को अगर मैं चूज करूँ तो उसका डेटा पॉइंट क्या क्या होगा, ये 7 होगा उसका डेटा पॉइंट। एंड यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज देता हूँ, दैट इज ट्रू वैल्यू, ये मैं खुद से प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। ट्रू वैल्यू सपोज दैट इज 32.00, ये है ट्रू वैल्यू। तो ऐसे अगर आपके पास कोई एक मेथड है और उसका ट्रू वैल्यू गिवन है, तब आप कौन सा वाला टी टेस्ट अप्लाई करोगे। टी टेस्ट होता है 3 तरीके का, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। जो फर्स्ट टी टेस्ट है दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स टी टेस्ट। इसमें आप क्या कंपेयर करते हो, इसमें आप कंपेयर करते हो मीन को विथ ए स्टैंडर्ड वैल्यू, विथ ए स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, इसके साथ आप कंपेयर करते हो। और फॉर्मूला क्या है कंपेयर करने का, एक ही फॉर्मूला है, टी वैल्यू निकाल दो, टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस जो ट्रू वैल्यू है, ब्रैकेट में बाहर रहेगा रूट ओवर एन। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट, आपके एक्सपेरिमेंट में जितना डेटा पॉइंट है, डिवाइडेड बाय एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दिस पर्टिकुलर केस, ये जो हमारे पास केस है, यहाँ पे x बार हमें पता है, हमने पहले ही निकाल लिया था 32.04। ट्रू वैल्यू मैंने अभी अभी बताया 32.00, ये हो गया आपका म्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस प्रोसेस के लिए हमने निकाला था 0.162। अब इनको सब आप पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में, x बार की जगह 32.04 माइनस 32.00, यहाँ पे रूट ओवर कितना वैल्यू है, टोटल डेटा पॉइंट है 7, तो रूट ओवर 7 डिवाइडेड बाई 0.162, आंसर आएगा 0.653। और ये आपने क्या किया, कैलकुलेट किया खुद से, तो ये हो जाएगा आपका टी कैलकुलेटेड। इसके साथ किसका कंपैरिजन करना है, ऑब्वियसली टी टैबुलेटेड या टी टेबल, इसका कंपैरिजन करना है, तो इसका वैल्यू कितना है, हमें टेबल तक जाना पड़ेगा। ध्यान में हमेशा रखिएगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, इसको न्यू से आप डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे कितना डेटा पॉइंट था, 7 डेटा पॉइंट था, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 6। तो ये आपको काम में आएगा कंपेयर करने के वक्त। देखिए ये टी वैल्यू का टेबल है, यहाँ पे क्या दिया गया है, अल्फा वैल्यू दिया गया है। अल्फा या फिर प्रोबेबिलिटी वैल्यू, मैंने कहा था कि कॉन्फिडेंस लिमिट का ठीक ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं अगर कहूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, इसका मतलब
बाकी का कितना है, सिग्निफिकेंस लिमिट है, सिग्निफिकेंस लिमिट है 5%, इसका मतलब अल्फा या प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगा 0.05। तो आपको कौन सा वाला लेना है, ये वाला लेना है 0.05। अब इस कॉलम में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको चूज करना होगा, ये रहा न्यू यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपके पास 7 डेटा पॉइंट था यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 6, तो इस लाइन को आपको देखना होगा 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इस वाले लाइन को, और ऊपर से आप इस वाले लाइन को भी ऐसे करके नीचे एक्सटेंड कर दो। तो हमारा वैल्यू क्या है, डिजायरेबल 1.943, ये हमारा डिजायरेबल वैल्यू है 1.943। दिस इज टी टैबुलेटेड या फिर टी टेबल। और हमारा टी वैल्यू खुद से क्या निकला था, कैलकुलेटेड वाला 0.653 ये निकला था। तो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ऑब्वियसली टैबुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, कैलकुलेटेड कम है। यहाँ पे भी आप सेम थ्योरी आप लगाओ कि अगर ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है और ये आपका क्रिटिकल टी वैल्यू है, राइट हैंड साइड में कौन सा रीजियन आता है, फेलियर वाला रीजियन आता है, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा रीजियन आता है, एक्सेप्टेंस वाला रीजियन आता है। तो ये पॉइंट अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट या टी टैबुलेटेड पॉइंट है, सो दिस इज 1.943, और आपका वैल्यू कितना आया है कैलकुलेशन के वक्त 0.653, तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा 0.653। तो ये किस रीजन पे आता है, एक्सेप्टेंस वाला रीजन पे आता है, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, पहले ये लिख देना कि टी कैलकुलेटेड इज लेस देन टी टैब्यूलेटेड, so there is no significant difference between, आप किसके साथ क्या कंपेयर कर रहे हो, मीन के साथ, मीन ऑफ द प्रोसेस और एक्सपेरिमेंटल मेथड, मीन ऑफ द प्रोसेस और एक्सपेरिमेंटल मेथड विथ ट्रू वैल्यू, विथ इट्स ट्रू वैल्यू। ठीक है, मतलब आपका प्रोसेस बहुत अच्छा है। ये हो गया स्टूडेंट्स टी टेस्ट। अब सेकेंड वाला टी टेस्ट कौन सा है, सेकेंड टी टेस्ट इज कॉल्ड टी टेस्ट फॉर टू मीन्स। प्रोसेस के नाम के अंदर ही है इसका सिग्निफिकेंस कि यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे क्या, कंपेयर टू मीन्स ऑफ टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। हमारे पास दोनों मेथड थे और दो मेथड का डेटा पॉइंट्स मैंने लिख दिया, दोनों में ही आपके पास 7 डेटा पॉइंट्स था। ठीक है, दो ही मेथड में। अब पर्टिकुलरली इस टाइप के टी टेस्ट में जहां पे आपको मीन को कंपेयर करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई एस पी रूट ओवर 1/n1 प्लस 1/n2। यहाँ पे x1 बार तो आपको पता है कि मेथड ए में जितना भी डेटा पॉइंट है उसका एवरेज यानी कि मीन, एंड x2 है कि मेथड बी में जितना भी डेटा पॉइंट है उसका मीन। लेकिन sp क्या है, sp इज पुल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपको नए से जानना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है पुल स्टैंडर्ड डेविएशन का, sp का फॉर्मूला है n1 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 इंटू s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2, और इस पूरे क्वांटिटी को आप रखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास जो भी डेटा पॉइंट था मेथड ए के लिए x1 बार हमें पता था कितना है 32.04, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पता है 0.162, एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर यानी कि वेरिएंस दैट इज 0.0262। सिमिलरली मेथड बी के लिए हमारे पास जो x2 बार है दैट इज 31.78, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन s2 था 0.107, एंड इसका s2 स्क्वायर का वैल्यू यानी कि वेरिएंस का वैल्यू था 0.0114। हमारे पास ऑलरेडी ये सब वैल्यू मौजूद है। अब यहाँ से हमको बस कैलकुलेशन पार्ट करना है। सो sp यानी कि पुल स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू n1, दोनों में ही n1 एंड n2 दोनों मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट में ही 7 डेटा पॉइंट्स है। सो 7 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 इंटू s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7 माइनस 2। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.137।
अब स्टैंडर्ड टूल डेविएशन के वैल्यू को आपको कहाँ पे बिठाना होगा, जो टी वैल्यू है इस इक्वेशन में आपको यहाँ पे बिठाना होगा जो टी वैल्यू है। तो देखते हैं इसमें पुट करने के बाद टी वैल्यू कितना आता है। टी कैलकुलेटेड इक्वल्स टू 32.04 माइनस 31.78, क्योंकि क्या था ऊपर x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है, डिवाइडेड बाई एस पी यानी कि 0.137, यहाँ से हमको वैल्यू पता चल गया, इंटू रूट ओवर 1/n1 मतलब 1/7 प्लस 1/7। इसको कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगा 3.55। ये क्या हो गया आपका टी कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। अब हम टेबल में जाएंगे और टेबल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन सा देखेंगे, ये आप हमेशा ध्यान में रखना, n1 प्लस n2 माइनस 2 ये होगा आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि n1 इक्वल्स टू n2 होगा, है ना। हमारे केस में 7 डेटा पॉइंट है दोनों तरफ, मेथड ए में भी और मेथड बी में भी। लेकिन अगर ऐसा दो मेथड होता, सपोज ए में है डेटा पॉइंट 6 और बी में है डेटा पॉइंट 10, तो आप कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम लोगे, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 5 और बी के रेस्पेक्ट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा 9। दैट इज वाई हम क्या करते हैं n1 प्लस n2 माइनस 2, इसको कहते हैं इन दिस केस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा 7 प्लस 7 माइनस 2 यानी कि 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और कॉन्फिडेंस लिमिट कुछ नहीं कहा गया है, तो हम एज्यूम कर लेंगे 95%, यानी कि अल्फा या फिर प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0.05। चलते हैं अब टी टेस्ट के टेबल के तरफ। टेबल में आप देखिए ऑलरेडी 0.05 अल्फा वैल्यू को हमने डिनोट करके रखा था। हमें बस ढूंढना है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 12 कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप देखो ये लाइन है 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, है ना। अब 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 0.05 अल्फा वैल्यू के साथ कोइंसाइड कर रहा है ये वैल्यू 1.782, तो इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं 1.782। ये रहा आपका टी टैब्यूलेटेड और टी टेबल। तो इन दिस पर्टिकुलर केस टी कैलकुलेटेड जो कि है 3.55 दैट इज ग्रेटर देन टी टैब्यूलेटेड जो कि है 1.782। मतलब ये जो ग्राफ का कंसेप्शन मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड में ये अगर क्रिटिकल वैल्यू है, इसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू रहेगा वो किस रीजन में जाएगा, वो फेलियर वाला रीजन में जाएगा। तो टी टैबुलेटेड से टी कैलकुलेटेड अगर ज्यादा है तो वो किस रीजन में गया, फेलियर वाला रीजन में गया। इसका मतलब देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, दो मेथड का कंपैरिजन कर रहे थे और दो मेथड का मीन का, बिटवीन टू मीन्स ऑफ टू मेथड्स। मतलब उन दोनों का मेथड इतना भी मिलता जुलता नहीं है, उनमें से सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। शायद कोई एरर के वजह से भी वो डिफरेंस आ सकता है या प्रोसेस के कंप्लीटली चेंज होने के वजह से भी वो डिफरेंस आ सकता है। अगर हमारे पास ऐसा होता कि टी कैलकुलेटेड लेस देन टी टैब्यूलेटेड, तब हम क्या बोलते, तब हम बोलते कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स ऑफ द टू मेथड्स, मतलब दोनों मेथड लगभग सेम ही है। तो ये हो गया सेकेंड टी टेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड टी टेस्ट। थर्ड नंबर पे जो टी टेस्ट है उसको हम बोलते हैं पेयर्ड टी टेस्ट। इसमें एक चीज आप जान के रखना कि पेयर्ड टी टेस्ट में जो दो डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, टू डेटा सेट्स हैव इक्वल डेटा पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे आपके पास ऐसा नहीं होगा कि मेथड ए में 6 डेटा पॉइंट है, मेथड बी में 7 डेटा पॉइंट है, ऐसे नहीं, दोनों में इक्वल डेटा पॉइंट होगा, ठीक है। और पेयर टी टेस्ट हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, टू कंपेयर रिजल्ट्स ऑफ टू मेथड्स। सिंपली दो मेथड का कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स टी टेस्ट में क्या था, स्टूडेंट टी टेस्ट में था कि हम मीन के साथ कंपेयर कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू को, ठीक है, ये था स्टूडेंट टी टेस्ट में। सेकंड हमने टी टेस्ट जो देखा था वो कंपेयर कर रहा था मीन वर्सेस मीन, दो प्रोसेस का मीन का कंपेयर कर रहा था। लेकिन पर्टिकुलरली इस केस में पेयर टी टेस्ट में हम दो मेथड का बस रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। तो चलिए और एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी दो मेथड्स पड़ा हुआ है, मेथड्स ए और मेथड्स बी। इस वाले टी टेस्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस मतलब मेथड ए में जो भी डेटा पॉइंट है और मेथड बी में जो भी डेटा पॉइंट है, इसको अगर हम ऐसे नाम देंगे, फर्स्ट ये है सेकेंड डेटा पॉइंट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ,
5th 6th एंड 7th डेटा पॉइंट। तो फर्स्ट डेटा पॉइंट मेथड ए में क्या है और मेथड बी में क्या है, दोनों में एक डिफरेंस हम निकालेंगे। फॉर दिस केस डिफरेंस इज 0.2। यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो डिफरेंस होगा 0.5। अगर आपने मेथड ए को इस तरफ लिख लिया और मेथड बी को इस तरफ लिख लिया तो क्या होगा, ये 0.2 क्या हो जाएगा, -0.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.5। ठीक है, इसमें कोई अल्टीमेटली चेंज नहीं आएगा। बस अब ध्यान रखना कि आप पर्टिकुलर एक सेट ऑफ डेटा पॉइंट से दूसरे सेट ऑफ डेटा पॉइंट को माइनस कर रहे हैं कि नहीं इन ईच केस। नाउ थर्ड डेटा पॉइंट के केस में यहाँ पे आएगा 0.2, फोर्थ डेटा पॉइंट के केस में डिफरेंस आएगा 0.3, फिफ्थ डेटा पॉइंट के केस में डिफरेंस आएगा 0.4, सिक्स्थ के केस में डिफरेंट आएगा 0.2 एंड सेवेंथ डेटा पॉइंट के केस में डिफरेंस कितना आएगा 0.00। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। जो भी डिफरेंस निकला उसका एवरेज निकालना है। कैसे करोगे, इन 7 डिफरेंस को सम कर दो, समेशन ऑफ डी आई। सम करने के बाद डिवाइड किससे करोगे, 7 डेटा पॉइंट से, ऑब्वियसली 7 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 0.26। तो आपको डी बार भी मिल गया। ठीक है, 0.26। अब आप इंपॉर्टेंट एक चीज कीजिए, डी माइनस डी बार, इसका कितना आता है। यहाँ पे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर डी माइनस डी बार की जगह डी बार माइनस डी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनली ये जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में, जहां पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले डी माइनस डी बार करके देखते हैं कितना कितना आता है। डी है फर्स्ट केस 0.2, माइनस हम करेंगे 0.26, तो आंसर क्या आएगा -0.06। सेकेंड केस में 0.5 है, इससे माइनस करेंगे 0.26 को, तो आंसर आएगा +0.24। ऐसे आप करते चलो तो आपके पास मिलेगा -0.06 +0.04 +0.14 देन -0.06 एंड आखिरी केस में -0.26। ये आ गया आपका d माइनस डी बार का वैल्यू। अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आप कैसे निकालोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज समेशन ऑफ d माइनस डी बार इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1, और पूरा चीज रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर। n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे n का वैल्यू है 7। यहाँ पे 7 + 7 14 नहीं लेना है, क्योंकि पेयर्ड टी टेस्ट में आप ध्यान में रखना, पेयर्ड टी टेस्ट जब आप कर रहे हो तो दोनों मेथड में सेम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट रहेगा, n1 = n2। तो कोई भी एक n को आप पकड़ लीजिए, तो n-1 यानी कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 7 - 1 6। तो इसको फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.1619। ये होगा आपका आंसर। लेकिन ये टी का आंसर नहीं, दिस इज ओनली फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम जाएंगे टी पे। टी इक्वल्स टू, फॉर्मूला ऐसा है कि डी बार इंटू √n बाई एस डी। अब डी बार का वैल्यू क्या है 0.26। हमने अभी अभी देखा था कि डी बार का वैल्यू, दिस इज योर डी बार, ये था 0.26, और √n मतलब 7 डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाई एस डी का वैल्यू अभी अभी क्या निकला था 1619, दिस इज योर एस डी। सो इसका भी वैल्यू पुट कर देते हैं 0.1619। आंसर कितना आएगा 4.25। ये है आपका टी। आपने कैलकुलेशन किया है खुद से, तो टी कैलकुलेटेड आया 4.25। अब आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, टी टेबल पे। टी टेबल पे आप जाके जो वैल्यू ढूंढोगे उसके लिए आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जानना जरूरी है, विच इज 6। तो अब आप जाओ टी टेबल पे। टी टेबल पे आप देखो ऑलरेडी अल्फा का वैल्यू 0.05 में, यानी कि कॉन्फिडेंस लिमिट 95% में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर 6 होता तो उसका वैल्यू कितना आता 1.943। ये हमने पहले भी यूज किया था, तो 1.943 इस वैल्यू को लिख लेते हैं। टी टेबल और टी टेबुलेटेड इक्वल्स टू 1.943। तो क्या हो गया, टी कैलकुलेटेड हो गया टी टेबुलेटेड से ज्यादा। मतलब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अगर ये क्रिटिकल और टेबुलेटेड वैल्यू है टी का विच इज 1.943, तो उसका राइट हैंड साइड एरिया में हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 4.25 ये वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और हमको पता है ये रीजियन कौन सा है, रीजियन ऑफ रिजेक्शन और फेलियर। यानी कि कंक्लूजन हम लिखेंगे देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स। ये होगा आपका आंसर। अब ये जो मैंने आपको इतने देर तक टी टेस्ट एंड
इफ टेस्ट के रिगार्डिंग दो मेथड का एग्जाम्पल दिया था, मेथड ए एंड मेथड बी। वो मैंने कहाँ से लिया था? एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ 2020 जीएसआई मेंस पेपर 3 एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्वेश्चन क्या था? ये था वो क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ विटामिन इन ए फूड सैंपल वाज कैरिड आउट बाय ए रूटीन वोल्टामेट्रिक मेथड। ये है वोल्टामेट्रिक मेथड का डेटा, और एक है फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस मेथड, ये है FIA मेथड के डेटा। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है? 7 टोटल नंबर ऑफ डेटा है, दोनों में ही, दोनों केस में ही। तो इसको आप मेथड ए मान लो, इसको आप मेथड बी मान लो। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है मैंने ऑलरेडी करा दिया है। कंपेयर द प्रिसिशन ऑफ टू मेथड्स बाय मीन्स ऑफ एन इफ टेस्ट। मैंने क्या कहा था कि जब भी इफ टेस्ट का जिक्र होगा इसका मतलब प्रिसिशन जज करने के लिए बोला गया है। प्रिसिशन कंपेयर कैन बी डन ओनली बाय इफ टेस्ट। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में एक दिक्कत आएगा। दिक्कत कहाँ से आएगा? यहाँ पे आपके पास कोई भी इफ टेबल प्रोवाइडेड नहीं है। तो आप जब निकालोगे इफ टेस्ट का वैल्यू, तो आप जब कैलकुलेट करोगे आपके पास इफ कैलकुलेटेड इसका तो एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके पास कंपेयर करने के लिए इफ टैबुलेटेड के वैल्यू नहीं रहेगा। तो आप कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? आप तब ये लाइन लिखना कि अगर इफ एट ए सिग्निफिकेंट लेवल, देखिए मैंने आपको कहा था सिग्निफिकेंट लेवल यानी कि अल्फा 0.05 बताया गया है, मतलब सिग्निफिकेंट लेवल है 5%। कभी कभार कॉन्फिडेंस लेवल भी बोला जा सकता है। यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस लेवल यूज होता तो कितना परसेंट बोलता एग्जाम में? 95%। तो आप ऐसे आंसर लिखोगे कि इफ एट अल्फा इक्वल्स टू 0.05 इफ कैलकुलेटेड is greater than if tabulated, then there will be a significant difference between the precision का आप कंपैरिजन कर रहे हो, between the precisions of two methods। ये लिखने के बाद और एक लाइन आप लिखना, मैं इसका ब्रैकेट कर देता हूं, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। बट इफ एट alpha equals to 0.05 if calculated is less than if tabulated, then there will be no significant method। if calculated कम है मतलब क्या? if calculated कम है मतलब दोनों मेथड लगभग सेम है। there is no significant difference between the precisions of the two मेथड्स। हुआ आपका आंसर? फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है? डिसाइड बाय यूज ऑफ एन एप्रोप्रिएट टी टेस्ट whether the different results of the two methods are significant at a level of alpha equals to 0.05। ये जो बोला गया है एप्रोप्रिएट टी टेस्ट, क्यों बोला गया है? टी टेस्ट मैंने क्या कहा था? 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट होता है अगर आप मीन के साथ कंपेयर कर रहे हो ट्रू वैल्यू। सेकेंड होता है अगर आप 2 मीन का कंपेयर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे क्वेश्चन पे 2 मेथड का रिजल्ट कंपेयर करने के लिए बोला गया है। सो रिजल्ट्स ऑफ 2 मेथड्स ये कंपेयर होता है किस टाइप के टी टेस्ट से? पेयर्ड टी टेस्ट। और आपको और एक चीज से कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पेयर्ड टी टेस्ट करना है? आप एक बार देखिए, दोनों ही मेथड में 7 डेटा पॉइंट्स है ना। पेयर्ड टी टेस्ट में जो N1 होता है वही N2 होता है, मतलब यहाँ पे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? पेयर्ड टी टेस्ट करना पड़ेगा। तो सपोज पेयर्ड टी टेस्ट में आपका वैल्यू आया है, सपोज क्यों, हमने तो अभी अभी कैलकुलेट किया, पेयर्ड टी टेस्ट में वैल्यू कितना आया था? 4.25 ये वैल्यू आया था। सो ये हो गया टी कैलकुलेटेड। अब हमारे पास कंपेयर करना होगा टी टैबुलेटेड से। मैंने क्या सिखाया था कि आप हमेशा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को देखो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? N-1 दैट इज 7 - 1 इक्वल्स टू 6। तो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यहाँ पे आ सकता है कि टेबल में जो दिया गया है, इस टेबल पे आप देखो यहाँ पे 7 दिया गया है ना। तो 7 के कंपैरिजन हम कैसे करें जब हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 आ रहा है? लेकिन आप साथ में ये भी देखो, दूसरे जगह पे इस कॉलम में न्यू रहता था लिखा हुआ, मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पे क्या है? सैंपल साइज लिखा हुआ है, मतलब सैंपल साइज 7 है, तो मतलब डेटा करेक्ट दिया गया है। सैंपल साइज 7 मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपने आप 6 हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा डेटा को आप पकड़ोगे? अल्फा इक्वल्स टू 0.05 वाले डेटा के साथ आप कंपेयर करोगे। डेटा कितना है? 1.895। सो टी टैबुलेटेड कितना होगा? 1.895।
तो क्या हो गया 4.25 इज ग्रेटर देन 1.895 मतलब टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबुलेटेड। इससे हम क्या बता सकते हैं कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स, बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ टू मेथड्स। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो अगर आप ऐसे दिखाओगे तो टोटल 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से।